एक तो बेटा टीम्स ऐप के ऊपर आपको जो नोट्स है वो बताता हूँ मैं, नोट्स कैसे आपको मिलेंगे। टीम्स ऐप के ऊपर कैसे मिलेंगे, व्हाट्सएप पे भी मैं कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी बच्चे को कोई इशू है व्हाट्सएप पे भी कर देंगे बेटा, लेकिन आपको धीरे धीरे टीम्स ऐप पर सीखना है। तो उसके लिए बेटा क्या करना है कि जैसे मान लो जैसे ही आप टीम्स ऐप खोलते हो, मैंने कहा एक ऐप आपको और डाउनलोड करनी है, वन नोट ऐप। वन नोट बेटा, ONENOT, इसको नोट कर लो। इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, ठीक है बेटा? सुन रहे सभी बच्चे? जैसे ही इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो क्या होगा मैं आपको समझाता हूं। जब बेटा आप टीम्स ऐप खोलोगे अब, तो टीम्स ऐप में जाओगे आप जनरल के अंदर। तो जनरल के अंदर बेटा, जनरल के अंदर अगर मोर पे जाएंगे, नीचे की तरफ जैसे ऑप्शंस आते हैं मोबाइल पर इस तरीके से, तो एक तो बेटा क्या लिखा हुआ देखो, एक्टिविटी, चैट, ये सब लिखा रहेगा, दिख रहा है आपको? एक्टिविटी, चैट, टीम्स, आपके में टीम्स नहीं आएगा आई थिंक, है ना? मोर का ऑप्शन लिखा रहेगा बेटा। तो एक तो यहां पर एक्टिविटी में आप जाओ, तो एक्टिविटी में तो जो भी कोई मैसेज होता है, एक्टिविटी में क्या आता है दिशा, कोई भी बेटा मैसेज जो आपको आप पूछोगे तो मेरे पास आएगा, या मैं आपको कुछ देना चाहूंगा मैसेज, तो वो आपको मिलेगा, ठीक है? एक्टिविटी के अंदर ये चीज होती है। इसके साथ साथ बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर कहां मिलता है? रिकॉर्डेड लेक्चर बेटा एक्टिविटी के अंदर मिलेगा आपको। यहां पर देखो रिप्लाईज होते हैं, एक बार रुको, चैट के अंदर भी आ रहा है, टीम्स के अंदर इस तरीके से देखो। एक्टिविटी में बेटा जाएंगे तो यहां पर, ये रुको एक बार, मुझे टीम्स खोलनी पड़ेगी आपकी। जैसे जेई आपका 11 प्लेन, ये मैंने खोला, तो देखो बेटा जनरल है। जनरल पे आप जब जाते हो तो क्या होता है, इस तरीके से आता है, पोस्ट, फाइल और मोर, दिख रहा है आपको? ऐसा आएगा। जनरल में जब आप क्लिक करोगे तो देखो दो ऑप्शन दिख रहे हैं, क्लास नोटबुक दिख रही है इसमें। तो बेटा जब आप वन नोट ऐप डाउनलोड करोगे ना, सभी बच्चे सुने, एक बार जब आप वन नोट ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आपको बेटा क्लास नोटबुक पे जाना है यहाँ पर, ठीक है? और क्लास नोटबुक जब आप खोलोगे तो उस पर आपको नोट्स दिखेंगे चैप्टर वाइज। ये देखो, ये जो अभी बन के जो आया आइकन, बुक का दिख रहा है सबको आइकन, ये अभी ओपन इसलिए हुआ बेटा क्योंकि वन नोट ऐप डाउनलोडेड थी। समझ रहे मेरी बात? सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्ले स्टोर पर बेटा वन नोट ऐप डाउनलोड कर लेना, और उसके बाद फिर आपको बेटा ये देखो नजर आएगा इस तरीके से। जैसे यहाँ पर तो ये 12th क्लास का खुल गया है, तो जो आपका क्लास है जैसे 11 प्लेन नोटबुक, तो देखो किस तरीके से दिखाई देगा। नोटबुक को ओपन करोगे तो चैप्टर्स दिखाई देंगे आपको, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरीके से दिखाई देना चाहिए। और फिर चैप्टर 2 पर क्लिक करोगे तो देखो 3 पार्ट के नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला काम क्या है, देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड भी हो रही है वीडियो, ठीक है? एक तो आपको वन नोट ऐप डाउनलोड करनी है। वन नोट ऐप डाउनलोड करने के बाद बेटा टीम्स में जनरल पर जाना, और जनरल में जाके फिर आप बेटा उसमें अपना केमिस्ट्री सिलेक्ट करना। केमिस्ट्री सिलेक्ट करने के बाद फिर बेटा चैप्टर आ जाएंगे आपके पास, ठीक है? चैप्टर 2 पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर बेटा देखो फर्स्ट पार्ट के नोट्स हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये देखो पीडीएफ फाइल खुलेगी, ये है, इस पर क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगी। ये इसको क्लिक किया, ओपन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? बहुत ही सिंपल चीज है, करके देखना एक बार। और जिसको इशू आएगा तो कल फिर मुझसे पूछना कि सर नहीं हुए मेरे पास ओपन। इस तरीके के नोट्स आपको दिखेंगे, दिख रहे हैं? बोलो, दिख रहे हैं? क्लियर? देखो बेटा स्टेप समझ में आया आपको क्या करना है? बैक करके दिखाता हूं एक बार। ये देखो, ये नोट्स कहां पर खुल रहे हैं, देख लो। चैप्टर 2 बेटा लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो चैप्टर 2, चैप्टर 1 इस तरीके से। और वापस जाओगे तो नोटबुक्स आएंगी आपके पास। आपके पास नोटबुक्स में बेटा ऐसा आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऐसे करके, ठीक है? तो केमिस्ट्री पर जाओगे तो केमिस्ट्री की मिल जाएगी। गौरव आगे समझ में बेटा स्टेप करके देखेंगे एक बार। और नहीं तो बेटा व्हाट्सएप पे ट्यूटोरियल वीडियो है, मैं फिर दोबारा शेयर कर दूंगा, सर ने बना रखी है, फिजिक्स वाले सर ने, और उसको आप देख सकते हो कि कैसे इसको करना है। ट्यूटोरियल है उसमें, पूरा आपको दिखाएंगे कि कैसे किस तरीके से स्टेप लेना है, ठीक है? अभी आया समझ में? थोड़ा बहुत करके देखना फिर बताना मुझे कल, ठीक है? अब बेटा ये तो हुई टीम्स ऐप पर मैंने बताई आपको। इसी तरीके से बेटा आपको पीछे के वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है विकी? जो न्यू स्टूडेंट है, जो रेगुलर नहीं हो पाए बेटा, किसी भी वजह से रेगुलर नहीं थे, ठीक है? चाहे उनका लेट एडमिशन हुआ है,
या बेटा किसी वजह से नेटवर्क का इशू हो गया, हो जाता है, कुछ भी बात हो सकती है, ठीक है ना दीपक। तो बेटा क्या करना है आप लोगों को, पीछे के बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर्स को पढ़ना है, बिल्कुल क्लास है वो आपकी, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाँ बेटा बोले, कौन बोल रहा है? ठीक है बेटा माइक ऑफ रखो अपना, ठीक है, और अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। जानवी, विकी, सबको बोल रहा हूँ, गौरव को भी बोल रहा हूँ, मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, जो बेटा पीछे के आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है उनका बेटा यूटिलाइज करें। ये आपके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे आप अगर किसी तरीके से क्लास नहीं ले पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, वैसे तो बेटा आपको क्लास में रेगुलर होना है, ठीक है सुनील, क्लास में बेटा सभी को रेगुलर होना है, गौरव हो, दिशा, सबको बोल रहा हूं मैं, क्लास में 100% रेगुलर होना है, क्योंकि जब तक बेटा क्लास में रेगुलर नहीं होंगे आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा, जब तक पीछे का आपने लगातार नहीं पढ़ोगे, ब्रेक जैसे आ जाता है पढ़ाई के बीच में तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो कोशिश करनी है, इट शुड बी योर एफर्ट टू प्रेजेंट इन एवरी ईच एंड एवरी क्लास, ठीक है बेटा, हर क्लास अटेंड करनी है विकी। और पीछे के अगर आपको मान लो किसी वजह से नहीं हो पाया तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो देखिए, ठीक है। टॉपिक वाइज भी बेटा मिल जाएंगे आपको, डेट वाइज है, जैसे आप देखोगे तो देखो मेरे में चैट में मैसेज आएगा आपके में, आई थिंक चैट में खुलेगा, वीडियोस दिखेंगे आपको, उस पर रिप्लाईज पे क्लिक करना, ठीक है। तो आपको हर डेली का मिलेगा, कल का भी है, परसों का भी है, ईच एंड एवरी डे का है, धीरे धीरे करके स्क्रॉल करके देख सकते हो कि कहाँ तक कौन से क्लास का मतलब कौन से चैप्टर का नोट्स उसमें है। तो ये तो बेटा हुई नोट्स की बात, और उसकी बात व्हाट्सएप पे भी मैं डाल दूंगा एक बार, ठीक है, व्हाट्सएप पे चैप्टर 2 के नोट्स करने हैं। न्यू स्टूडेंट बेटा ध्यान दे, आप लोग चैप्टर 2 के ही नोट्स बनाओ अभी, ठीक है, नए चैप्टर के बेटा नोट्स अभी बनाओ, चैप्टर 2 के बनाओ, क्योंकि चैप्टर 2 हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है विकी। चैप्टर 1 के नोट्स मत करना अभी, अगर आपको मिल भी जाए तो चैप्टर 1 के नोट्स मत करना, पहले चैप्टर 2 के नोट्स बनाओ, क्योंकि जो आप पढ़ोगे वही समझ में आएगा आपको अच्छे से, ठीक है। वो बाद में कर लेना, ठीक है, बाद में कभी भी जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो विकी तो कर सकते हैं। अब सर बेटा वो और कोई बात किसी को करनी है? सुनील, कुछ बच्चे बेटा मेरी क्लास में, और एक चीज मैं बोलता हूं आपको, खाली आपको काम कंप्लीट नहीं करना है, ठीक है विकी, नोट्स सबमिट भी करने होते हैं बेटा, जैसे क्लास के अंदर हम लोग रहते हैं, है ना, वैसे ही काम करोगे बेटा। तो नोट्स कैसे सबमिट करने हैं? व्हाट्सएप पे सबमिट कर सकते हैं, इमेज शेयर कर सकते हो, ठीक है, स्कैन करके, अगर ज्यादा पेजेस है तो स्टार्टिंग के बीच बीच में से पेजेस कर दो, लेकिन सबमिट जरूर करना है सभी बच्चों को, ठीक है। अब चैप्टर 2 के 3 नोट्स हैं, फर्स्ट है एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, खाली एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है वो, ठीक है, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए नहीं है। तो विकी सीबीएसई के बोर्ड के हो बेटा या एमपी बोर्ड हो? स्टेट बोर्ड, रिप्लाई करो, क्या बेटा? रिप्लाई करो एक बार, क्या बोल रहे? तो बेटा जो फर्स्ट पार्ट के नोट्स हैं, हाँ वो सिर्फ एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। और बाकी जो सेकंड और थर्ड पार्ट के नोट्स हैं, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उसमें सिर्फ बेटा ये है, देखो मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या है। सीबीएसई ने बेटा अपना सिलेबस कम किया है, सभी बच्चे समझ लें, सीबीएसई ने अपना सिलेबस कम किया है, लेकिन एमपी बोर्ड में कुछ भी कम नहीं हुआ है, समझ गए सभी बच्चे? तो बहुत सिंपल सी बात है, जो भी मैं कहूंगा डिलीट हो गया पोर्शन तो बेटा वो सीबीएसई सिलेबस से हटा है, समझ गए सभी बच्चे? एमपी बोर्ड में आपको सब चीज पढ़नी है, हर चीज पढ़नी है, जो भी चीज आपको नोट्स में मिलेगी वो सब करनी है, समझ गए? तो बस इतना थोड़ा सा डिफरेंस है, ये 2 साल के आपके सिलेबस में रहेगा ऐसे। चलो तो अब आगे की बात करते हैं, चैप्टर 2 सर में बेटा हम कहां तक पढ़ चुके हैं? सर फर्स्ट पार्ट के नोट्स जो दिखते हैं, हाँ सुनील पूछना है कुछ? सर वो व्हाट्सएप ग्रुप पे सिर्फ एमपी बोर्ड के डाल देना तो कंफ्यूज नहीं होगा उसमें। आप एमपी बोर्ड से हो ना? हाँ अच्छा, तो एमपी बोर्ड में बेटा आपको सारे नोट्स करने हैं, मतलब जो बोर्स एटॉमिक मॉडल से पहले के जैसे हैं, जैसे जो स्टार्टिंग में अभी दिखाया था ना डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो यस वहां से आपको करने हैं, ठीक है। आपको बेटा सारे नोट्स करने हैं और पढ़ने भी हैं, और अगर कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके करने शुरू कर दो काम। तो बेटा अभी पीछे तक जितना काम जिसका जो भी पेंडिंग है, मैं नहीं कह रहा भाग भाग के करो, मैं नहीं कह रहा दौड़ दौड़ के करो, लेकिन इतनी स्पीड से करो जितनी आपकी कैपेसिटी है, क्योंकि अगर बेटा जितनी जल्दी कर लोगे, पीछे का बेटा जितना जल्दी कवर कर लेंगे जानवी, उतना आप लोगों के लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, ठीक है। तो आज से लग जाओ पढ़ाई में, नोट्स कंप्लीट करो और समझो भी उनको, ठीक है, सब चीज करनी है आपको।
अब बेटा चैप्टर 2 में हम कितना रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है। तो जो पहले के बच्चे हैं, दीपक को पता है कि हम 2 बार 3 बार रिवीजन कर चुके हैं, है ना दीपक। स्टार्टिंग से अगर देखें तो बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कैथोड रे है, कैथोड रे की प्रॉपर्टी, कैनाल रेज की प्रॉपर्टी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, फिर उसके बाद थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ये हम कई बार कर चुके हैं। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बेटा ये आप पढ़ भी चुके हो, है ना, पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं विकी, पहले की क्लासेस में आप पढ़ चुके हो 9th क्लास में, लेकिन वहां बेसिक था, थोड़ा सा और डिटेल में है यहाँ पर। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ बेटा पीछे का आप लोग जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट करेंगे, जिससे हम आगे बढ़ पाए, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा है बेटा, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स बेटा जो भी 11th क्लास के सब्जेक्ट है आपके 10th की तरह नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा सिलेबस है और बहुत मेहनत करनी है आप लोगों को, मुझे भी और आपको भी, ठीक है। मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, मेरी से टेंशन मत लो, आप लोग शुरू हो जाओ बस, ठीक है। और जितना बेटा पढ़ोगे, एक और चीज, जितना पढ़ोगे उतना इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो कल तक बेटा हमने जो पढ़ा था स्पेक्ट्रम तक पढ़ लिया था। तो दीपक अभी मैं आपको इमेज भी शेयर करता हूँ आप लोगों को, अभी करूंगा तो उसमें आपको मिलेगा स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम बेटा 2 टाइप के आपको मैंने बताए थे, एमिशन स्पेक्ट्रम और एक था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है दीपक। और फिर एमिशन स्पेक्ट्रम में बेटा फिर 2 और कैटेगरी थी, एक हमारे पास बेटा होता है एमिशन स्पेक्ट्रम में जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और एक होता है बेटा लाइन स्पेक्ट्रम। तो एक बार मैं आपको इमेज शेयर करता हूं, ठीक है। अभी आप लोग देखना, मैसेज में आपके पास आएगा, अभी जल्दी से करता हूं। तो यहां पर मैं गया, यस टाइप इन न्यू मैसेज अटैच करके, यहाँ पर उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बेटा, इसलिए मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, ये ओपन मैंने किया और मैसेज भी कर देता हूँ स्पेक्ट्रम। तो बेटा जो लाइन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो अभी आपके पास क्या मैसेज आया, क्या पता नहीं, यहाँ पे किया तो है, देखता हूँ एक बार। बेटा चेक करना एक बार आपके इनबॉक्स में कोई आया है मैसेज। आई थिंक अब चला गया है। देखो एक इमेज आई है, ये स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है उस पर, इसको बेटा क्लिक करके ओपन करो, दिख रहा है सबको। सर मैसेज आने का, क्या हुआ बेटा, मैसेज आने का है। जनरल, देखो जनरल में जाके ना मैं आपको बताता हूँ एक बार को, जनरल में जाएंगे तो जनरल में जाके जनरल में अगर जाते हो तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है, ओहो मैसेज आपके पास आ जाएगा जनरल में, जहां पर भी हो आपको देखो वहां पर कुछ नोटिफिकेशन से हो रहा होगा। किस किस को मिला, किसी को मिला ही नहीं मिला अभी, ये बताओ पहले तो। सर नहीं मिला। अच्छा रुको, ये फेल्ड हो गया, रुको रुको रुको, रिट्राई कर रहा हूं मैं इसको, अरे फेल टू सेंड, रुको अभी फिर दोबारा करता हूं, फेल्ड हो गया है सेंड करने में, रुको ओपन कर दिया इमेज। तो बेटा स्पेक्ट्रम में हमने क्या पढ़ा था, देखो लाइन स्पेक्ट्रम, अभी हुआ क्या पता नहीं, कल तो किसी और तरीके से आ रहा था, अभी भी नहीं गया ना। चलो अभी देखता हूं उनको, चलो बेटा कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, थोड़ी देर में करेंगे उसको। कल अलग तरीके से हो रहा था। चलो किसी को अभी नहीं आया ना, इसमें फेल हो गया, रुको बेटा अब गया आई थिंक, देखना एक बार सभी बच्चे, अब चेक करें। किसी के पास पहुंचा है मैसेज, जनरल में जाके देखो।
बताओ बेटा एक बार, दीपक पहुंच गया बेटा एक बार? रुको अभी मैसेज मैं अभी अलग से करके करता हूँ। पार्टिसिपेंट्स यहाँ से सेंड नहीं हो रहा है, रुको। ओपन शीट रे, चलो बेटा ठीक है, तब तक जब तक इमेज आपको कर दूंगा मैं आज, आप देखना ठीक है। तो उस इमेज में बेटा ये था कि स्पेक्ट्रम के बारे में था। बेटा कैमरा ऑन करो सभी बच्चे, ऑफ क्यों कर लिया सबने? कैमरा ऑन रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है? ऑन रखो, ऑफ क्यों कर रहे हो? किसी को कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हो, इसलिए ठीक है। तो स्पेक्ट्रम में बेटा हमने कल पढ़ा था कि दो टाइप के स्पेक्ट्रम थे, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और एमिशन के अंदर भी बेटा दो टाइप के थे, लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसकी इमेज मैं आपको शेयर करूंगा, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, ठीक है। वो इमेज है, अभी देखता हूं किस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। तो बेटा इससे आगे आपको पढ़ना है, मैंने बताया इससे आगे बेटा अपने को पढ़ना है बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? अभी तक जितना भी हमने चैप्टर में पढ़ा है, जितना भी बेटा चैप्टर में पढ़ा है, उसमें आप एक चीज ध्यान देना कि ये सब चीजें हम जो पढ़ रहे हैं, ये बेटा कब की बात है? जब बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल अभी नहीं दिया है, ठीक है सुनील। तो जब बेटा बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया तो उससे पहले काफी सारी चीजें हो चुकी थी, ठीक है चिरायु, काफी सारी चीजें हो चुकी थी। जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने अपनी थ्योरी दे दी थी। उसके बाद फिर आपको मैंने बताया कैथोड रे, कैथोड रे की स्टडी हुई तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बाद फिर क्या हुआ? रदरफोर्ड ने बेटा अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। ये सब चीजें आपने पढ़ी हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा रदरफोर्ड मॉडल के बाद इस चैप्टर में जो अपने में था वो इंपॉर्टेंट था, जो आपने पहले भी नहीं पढ़ा था। वो नई चीज क्या थी अक्षय? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो मैक्सवेल ने दी। और बेटा इस थ्योरी के बाद फिर मैक्सवेल की थ्योरी के बाद कुछ दो फिनोमेना आए जो मैक्सवेल की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। कौन कौन से फिनोमेना थे दीपक? दो फिनोमेना that were not explained by Maxwell theory. ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। चलो वेरी गुड, सबको आता है, अच्छी सी बात है। तो बेटा ये दोनों इवेंट जो थी वो मैक्सवेल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाई। मैं बार बार इसलिए पीछे का आपको इसलिए कवर कराता हूं बेटा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो इन दोनों थ्योरी के मतलब इन दोनों जो फिनोमेना आए जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इनको एक्सप्लेन करने की बेटा फिर एक और थ्योरी आई थी और इस थ्योरी का नाम था, दीप्ति क्या था नाम बेटा? नेक्स्ट थ्योरी, हाँ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। माइक आपका ऑन नहीं है, चलो कोई बात नहीं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बेटा आई। तो यहां तक आप लोग पढ़ चुके हो। तो क्या क्या चीजें आपने पढ़ी? मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बेटा, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। उसके बाद फिर बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हुई। फिर यहां पर बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसको क्वांटम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। इतना आप लोगों ने पढ़ा है। अब ये सब चीजें बेटा हो गई। इसके बाद कल की क्लास में मैंने आपको स्पेक्ट्रम बता दिया था। दीपक हो गया था पूरा स्पेक्ट्रम? ये रह गया, एक बार बता दें। आई थिंक मेरे ख्याल से हो गया, हाँ कंप्लीट हो गया था ना। डिफरेंस भी बता दिए थे आपको एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। तो ये सब चीजें बेटा जो हो रही हैं, आप देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और ये सब चीजें यहां तक जो हम पहुंचे हैं, ये सब का बेटा बोर अपने मॉडल में यूज करेंगे। बोर अपने एटॉमिक मॉडल में बेटा इन सब चीजों को यूज करेंगे और अपना एक मॉडल तैयार करेंगे जिसको बोलते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या क्या चीजें ली गई हैं ये आप समझने की कोशिश करना। रदरफोर्ड ने जहां पर छोड़ा था अपने मॉडल को, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कुछ कमियां छोड़ी थी, वहीं से बेटा आपको पढ़ना है उन कमियों को सुधारा
है ना। लिमिटेशंस को बेटा इंप्रूव किया किसने, बोर ने अपने मॉडल में। तो क्या क्या लिमिटेशंस थी दीपक, जो रदरफोर्ड बेटा अपने मॉडल में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वो क्या पॉइंट्स थे। एक तो थी स्टेबिलिटी, किसी एटम की स्टेबिलिटी कैसी होती है ना बेटा, किसी एटम की स्टेबिलिटी कैसी होती है, किस तरीके से एटम स्टेबल होता है। अब बेटा स्टेबिलिटी का मतलब समझ रहे हैं सभी बच्चे, कि कोई एटम में इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस था, ये दिया था उन्होंने एक्सप्लेन किया था। थोड़ा सा बच्चों को बता देता हूँ, पीछे के बच्चों को क्लियर नहीं होगा। जैसे बेटा ये हमारा एटम होता है, इसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, रदरफोर्ड ने ये बताया था। और इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या करते हैं, यहाँ पर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, तो रदरफोर्ड बेटा ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इन इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के बाद एटम स्टेबल किस तरीके से है। ठीक है विकी, एटम की स्टेबिलिटी बेटा कैसे हुई। अब देखो स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे अगर इलेक्ट्रॉन कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, आप खुद देखो दो अपोजिट चार्जेस होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं आपस में, चिरायु क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, है ना। और यहां पर बेटा आप लोगों को मैंने बताया था, जिनको नहीं पता वो फिर दोबारा सुन लें, कि रदरफोर्ड ने बेटा अपने मॉडल में ये भी बताया था कि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज डेंसिटी बेटा क्या होती है, अक्षय, चार्ज डेंसिटी बेटा क्या होती है, चार्ज क्या होता है उस पर, ज्यादा होता है कि कम होता है, बहुत ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसकी कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे बेटा, तो बहुत ही ज्यादा चार्ज होता है न्यूक्लियस के ऊपर। तो ऐसे में बेटा अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, अगर किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो न्यूक्लियस के स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या बेटा क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इलेक्ट्रॉन को बेटा क्या करेगा, न्यूक्लियस अपने अंदर क्या कर लेगा। अब ऐसे समझ लो कि अगर किसी पर +1 चार्ज है और किसी पे प्लस, है ना, इलेक्ट्रॉन पर -1 लेके चलो, और न्यूक्लियस के ऊपर +100 चार्ज है, 100 गुना चार्ज है, तो फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा आसानी से, अट्रैक्ट कर लेगा। जब इलेक्ट्रॉन को बेटा अट्रैक्ट कर लेगा, तो फिर एटम स्टेबल रहेगा क्या, क्या अक्षय एटम स्टेबल रह पाएगा फिर, नो सर, नहीं होगा। तो इसीलिए रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ बेटा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन रियल लाइफ में तो बेटा देखो, ये बात तो हुई मॉडल के अकॉर्डिंग, लेकिन रियल लाइफ में तो आप जानते हो कि एटम स्टेबल होते हैं, है ना अक्षय। इस एटम के अंदर, चौक के अंदर एटम्स हैं और हर एक के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, सिंपल सी चीज है। लेकिन ये एटम तो खत्म नहीं हो रहे ना, क्या ये चौक खत्म हो रही है अपने आप, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, ना हमें दिखता है ना ही ऐसा होता है। तो बेटा कहने का मतलब एक्चुअल में एटम स्टेबल होते हैं, लेकिन रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए इस बात को कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में तो कैसे स्टेबल है, एटम कैसे स्टेबल है। और इसी बात को बेटा किसने एक्सप्लेन किया, देख लो, बोर ने अपने मॉडल में एक्सप्लेन किया किसी एटम की स्टेबिलिटी को, कैसे एटम स्टेबल होते हैं, अभी देखेंगे उसको। दूसरी चीज बेटा एक और थी रदरफोर्ड के मॉडल में जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एक तो स्टेबिलिटी की बात थी, ठीक है। दूसरा बेटा ये था कि रदरफोर्ड ने कभी भी अपने मॉडल में ये नहीं कहा कि किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है ना, मतलब कि अब एनर्जी का गेम तो आएगा ही आएगा, है कि नहीं। तो उन्होंने सिर्फ बेटा क्या कह दिया सिंपली कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और बिल्कुल वैसे ही कंपेयर किया जैसे सोलर सिस्टम के साथ। सोलर सिस्टम जैसे बेटा होता है, उसमें प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के चारों तरफ ग्रेविटेशन फोर्स में के इफेक्ट में रिवॉल्व करते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल बेटा उसी तरीके से जैसे प्लैनेट है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो प्लैनेट्स है बेटा, जो प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट और सन के ऊपर कभी भी कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है दीपक। तो बेटा वो अनचार्ज है, तो उस पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। लेकिन यहां पर बेटा क्या प्रॉब्लम है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के ऊपर एक चार्ज वैल्यू है ना, चार्ज पार्टिकल्स हैं ये। और मैक्सवेल की थ्योरी में अगर बेटा ध्यान दें आप,
तो उसमें एक चीज है कि अगर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल बेटा अगर एसेलरेट करता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एसेलरेट करता है दीप्ति, मतलब एसेलरेट का मतलब समझते हो, उसकी स्पीड में चेंज आता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, धीरे धीरे करके इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, एसेलरेशन पढ़ा होगा आपने, है ना। तो मान लो इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, तो ये बात सबको पता है कि इसकी स्पीड हमेशा बेटा चेंज होती रहती है, स्पीड होती है और डायरेक्शन भी चेंज होती है, यस और नो। वेलोसिटी जिसको बोलेंगे यस सर। चेंज होगी। जब वेलोसिटी बेटा चेंज होगी तो क्या उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, यस और नो। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो सिंपल सी चीज है, एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू होगी, है ना बेटा। रिटार्डेशन भी हो सकता है, बढ़ भी सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन की बेटा जो एक्सेलरेशन है वो हो रहा है उसके अंदर, तो आप ये सोचो इस एक्सेलरेशन के बाद इलेक्ट्रॉन बेटा कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर रेडिएट करेगा, या तो रेडिएट करेगा सुनील या फिर एब्जॉर्ब करेगा। ये कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में मैक्सवेल ने। एक पार्टिकल के लिए बहुत सिंपल सी चीज है, ऐसे समझ लो कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो बेटा उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी जो जाएगी। आप खुद सोचो, अक्षय अपना एग्जांपल लो, अगर मैं दौड़ूं या आप दौड़ रहे हो, तो क्या आपकी एनर्जी एक्सेलरेट नहीं हो रही? आपकी एनर्जी में मतलब कुछ चेंज नहीं आ रहा, या तो डिक्रीज होगी, है ना, या तो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, एक सिंपल सी चीज है। तो ऐसा बेटा एनर्जी के बारे में रदरफोर्ड ने कुछ भी नहीं कहा। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि रदरफोर्ड की सबसे बड़ी कमी यही थी कि उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में बेटा, ठीक है, अपने एटॉमिक मॉडल में कभी भी इस बात का नहीं कहा कि एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन हम बेटा देखेंगे कि बोर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, एटम की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन किया बेटा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भी एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो एक एक करके देखना शुरू करते हैं, चलो। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगा क्या है। सबसे पहले बेटा, तो बोर ने रदरफोर्ड की एक बात को तो कंप्लीट रखा, और वो क्या थी कि जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, किसी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ये बोर ने भी माना, जो रदरफोर्ड ने बताया था उसको उन्होंने कहा ठीक है, इनकी ये बात सही है कि न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के ऊपर बेटा क्या चीज दिखती है आपको, न्यूक्लियस कैसा होता है, इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, साइज बेटा इसका बहुत कम होगा, ठीक है ना, सबको बताया था मैंने, साइज बहुत कम होता है। और बेटा डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम की रेशियो बहुत ज्यादा होती है। तो बेटा इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, हाई डेंसिटी, बहुत ही ज्यादा डेंसिटी है। मतलब ऐसे समझ लो कि 90% मास जो है बेटा, एक एटम का 90% मास इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेट होता है। मैंने ये बताया था आपको बॉल का एग्जांपल देकर, ठीक है। साइज बहुत छोटा होता है, अगर कोई क्रिकेट स्टेडियम से कंपेयर करें तो आप देखोगे जो क्रिकेट स्टेडियम का बेटा जो पूरा डायमीटर है, मतलब पूरा जो ये है, ये आप एटम मान लो, और वहां पर एक छोटी सी क्रिकेट बॉल है, तो छोटी सी क्रिकेट बॉल तो न्यूक्लियस है, और पूरा स्टेडियम जो है वो पूरा एटम है। तो सोचो कितना छोटा साइज है ना। न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है साइज में, बहुत सिंपल सी चीज। इसके ऊपर बेटा चार्ज की वैल्यू क्या होती है दीपक, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, इतनी ज्यादा है कि आपको मैंने बता दिया 90% जो जितना भी चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है बेटा, उसको एक खाली एक छोटा सा न्यूक्लियस बैलेंस कर रहा है, आप इस चीज से देख सकते हो, ठीक है। तो एक तो बेटा हाई डेंसिटी है, मास भी बहुत ज्यादा होता है इसका, डेंसिटी का मतलब यहां समझ लो मास बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इसके साथ साथ चार्ज भी बहुत ज्यादा होता है इसमें, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये तो बेटा एक न्यूक्लियस होता है एक एटम के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं दिशा, पढ़ते आ रहे हो, न्यूक्लियस के चारों तरफ बेटा सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। अब देखो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, इन सर्कुलर ऑर्बिट को काफी नाम दिए गए हैं अक्षय, अलग अलग नाम दिए गए हैं। इन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट को बेटा उन्होंने, बोर ने क्या बोला, इनको बोला स्टेशनरी ऑर्बिट्स, स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोला, ठीक है। या फिर इसको बेटा उन्होंने बोला एनर्जी स्टेट भी बोलेंगे, इसको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। तो आप लोग बेटा याद करो 9th क्लास में, अपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, थोड़ा सा ध्यान देना, आपने वहां पढ़े थे कुछ शेल्स होते हैं, है ना, KLMN शेल याद आ रहे हैं, इस तरह के शेल्स पढ़े थे जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये देखो सबसे अंदर वाला कौन सा है,
सबसे अंदर वाला K शेल shell। न्यूक्लियस के पास के शेल होगा, फिर एल फिर एम, इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं, है ना? ये पढ़े थे आपने। और देखो बेटा इन्हीं इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? स्टेशनरी ऑर्बिट बोल सकते हैं। इन्हीं को बेटा क्या बोल सकते हैं? एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं इन्हीं को, ठीक है? इन्हीं को स्टेट, एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं। ये सब एक ही चीज है, समझ रहे हैं बच्चों? ये सब एक ही चीज है। बस क्या था कि देखो रदरफोर्ड ने बेटा एनर्जी की बात नहीं करी थी, ठीक है दीप्ति? सिर्फ उन्होंने ये कहा कि किसी सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इनकी एनर्जी क्या होती है, कैसे होती है। बोर ने बेटा इसको क्या किया? बोर ने ये बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो बेटा उसकी एक डेफिनेट एनर्जी होती है, ठीक है दिशा? whenever an electron is moving in a circular orbit it will have a definite energy, एक फिक्स एनर्जी होगी अक्षय। और फिक्स एनर्जी कितनी होगी अभी मैं बताऊंगा आपको, वो बोर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं उसको। तो हर एक शेल की बेटा क्या हो गई, एनर्जी क्या हो गई, एक तरीके से फिक्स्ड हो गई। जैसे के शेल की एनर्जी इतनी है, एल की इतनी है, एम की इतनी है, एन की इतनी है। समझ रहे मेरी बात? तो इसका मतलब बेटा हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फिक्स हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो मूव कर रहा है उस शेल में, है ना? किसी भी शेल के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। तो ऐसे समझ के चलो किसी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी बेटा उतनी होगी जितनी उस ऑर्बिट के लिए हमने एनर्जी बताई है, ठीक है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी बेटा। बोर ने सबसे पहली बार ये कहा कि किसी इलेक्ट्रॉन को जब हम कोई इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो एक डेफिनेट एनर्जी के साथ मूव करता है, उसकी एक फिक्स एनर्जी होती है, ठीक है? इतना समझ में आया सबको? अब देखो इसके आगे क्या चीज है वो मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टेशनरी ऑर्बिट्स बताया मैंने आपको, इन्हीं को बोलते हैं बेटा एनर्जी लेवल, एनर्जी स्टेट, ये सब एक ही चीज है। इसके बाद है बेटा वो फॉर्मूला क्या है अक्षय? वो फॉर्मूला क्या है जिसके थ्रू उन्होंने ये बात कही? तो उसको बोलते हैं हम, दैट इज नोन एज बोर्स फॉर्मूला। बोर्स फॉर्मूला। तो बोर ने बेटा एक फॉर्मूला दिया, बोर ने फॉर्मूला दिया फॉर एनर्जी। अगर किसी हाइड्रोजन एटम के लिए निकालनी है आपने, सबसे पहले उन्होंने बेटा क्या लिया? देखो मैं कल भी आपको स्पेक्ट्रम के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको एक चीज कही थी कि बोर ने बेटा सबसे पहले जो सबसे मेन जो उनका काम था, उन्होंने हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम पढ़ा था, पूरा स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, ठीक है? और उस स्पेक्ट्रम को स्टडी करके फिर ये बताया कि इसके अंदर जो एक एक इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी है, ठीक है? तो जैसे सपोज मान लो अगर यहाँ पर हम एनर्जी लेवल देखें तो हर एक एनर्जी लेवल के अंदर कितनी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की किस शेल के अंदर क्या एनर्जी है, उसके लिए उन्होंने बेटा एक फॉर्मूला दिया, दैट इज नोन एज बोर्स फॉर्मूला। और क्या था वो फॉर्मूला दीपक? फॉर्मूला बेटा क्या था? अगर एनएच शेल के लिए देखें तो ई एन इजिकल टू माइनस क्या क्या कांस्टेंट थे यहाँ पर, -2 पाई स्क्वायर एम 4 अपॉन में नीचे बेटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये बेटा वो फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको पहली बार बोर ने दिया था। किसी हाइड्रोजन एटम के किसी शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, ये फॉर्मूला बेटा क्या चीज बता रही है? En का मतलब बेटा क्या है? इट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH शेल, ठीक है दिशा? K शेल के अंदर कितनी एनर्जी है, L के अंदर कितनी है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो एक बार देखते हैं बेटा इसमें क्या क्या चीजें आपको दूसरी साइड पर गिवन है। -2 पाई स्क्वायर, ये तो बेटा कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट हो गया। पाई आप जानते हो -2 नंबर हो गया। m बेटा यहाँ पर क्या है? व्हाट इज m? नंबर ऑफ शेल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी ऑर्बिट में, अगर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो हमें मास भी उसी का लेना है, क्योंकि उसी की एनर्जी की बात हो रही है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की? ये भी याद रखेंगे, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी। यही है दीपक? यस सर। ठीक है, चलो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा। इसके अलावा देखो E का मतलब यहाँ पर बेटा क्या है? E की पावर 4 लिखा हुआ है यहाँ पर। एक्चुअल में E क्या चीज होती है अक्षय? कई बुक्स में आपको बेटा चार्ज दिखेगा, ये Q से रिप्रेजेंट किया होगा, एक ही बात है। आप E से भी लिख सकते हो, Q से भी लिख सकते हो। इट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है?
-1.6 10 की पावर -19 कूलम, यही होता है बेटा चार्ज, Yes, sir. है ना? इट इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ई का मतलब क्या हुआ बेटा? सिंपल दीप्ति, इट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। तो मास हो गया, m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू भी हमें पता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज हो गया वो E हो गया, ये भी हमें पता है, ठीक है। और बेटा देखो, और नीचे क्या लिखा है, n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर h स्क्वायर। बेटा बाकी बच्चों ने कैमरा ऑफ कर लिया क्या अपना? मुझे यहाँ पर एक बार को गौरव, गौरव वेयर आर यू? बेटा यहाँ पर सभी बच्चों का दिखता है कि किसने कैमरा ऑफ किया है किसने नहीं। सिर्फ मुझे 6 बच्चे दिख रहे हैं, दिशा, दीप्ति, विकी, अक्षय, पीयूष, पीयूष तो मैं ही हूँ सॉरी, दीपक, ठीक है। बाकी बच्चे बेटा कैमरा ऑन रखो, आप क्लास में प्रेजेंट तभी माने जाओगे जब आपका कैमरा ऑन होगा, ठीक है। और बेटा समझ में भी आपको अच्छे से आएगा, मैं भी देख पाऊंगा अगर आपको कोई इशू है, ठीक है। ठीक है जानवी, इतना बेटा समझ में आया। बोर्स फॉर्मूला क्या है हमारा, -2 पाई स्क्वायर Me4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। इसमें बेटा नीचे की तरफ क्या लिखा हुआ है, n स्क्वायर h स्क्वायर। अब बेटा n का मतलब यहां पर क्या है, कौन बताएगा? n का मतलब बेटा यहां पर क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n? ये जो हमारे शेल्स है बेटा, ये जो शेल है नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना दीपक? गुड, n इज द नंबर ऑफ शेल्स। तो जैसे मान लो अगर हमारा बिल्कुल सबसे पहला वाला शेल कौन सा लेंगे चिरायु, फर्स्ट बेटा शेल कौन सा होगा हमारा, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है। न्यूक्लियस के पास कौन सा शेल है, यहां पर k शेल से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। तो k शेल के लिए n की वैल्यू कितनी होगी बेटा? k शेल के लिए, फॉर k शेल n की वैल्यू कितनी लेते थे, याद करो, ये तो आपने पहले भी पढ़ा है कि n इज इक्वल टू 1 होता है ना, n इज इक्वल टू 1 होता है। इसी तरीके से बेटा दूसरे के लिए l शेल के लिए 2 3 इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे शेल बढ़ेंगे आप n की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, ठीक है। तो n तो बेटा ये हो गया। दूसरा बेटा h का मतलब यहां पर क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ h? h इज ए Constant. प्लैंक्स कांस्टेंट, वेरी गुड, ठीक है। तो बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट है ये, जो आप पहले पढ़ चुके हो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बेटा होती है 6.626 into 10 की पावर -34 जूल सेकंड। मैंने आपको कहा था इसकी यूनिट भी ध्यान रखना, जूल सेकंड होती है, उसको सही कर लेना बेटा नोट्स के अंदर, नए बच्चों को भी बता रहा हूं, ठीक है बेटा। जूल पर सेकंड नहीं, जूल सेकंड होगी इसकी एनर्जी, ठीक है। नोट्स में गलती से जूल पर सेकंड है, उसको इंप्रूव कर लेना, सही कर लेना। गौरव इतना बेटा समझ में आया आपको? ये फॉर्मूला, बोर्स फॉर्मूला, -2 पाई स्क्वायर Me4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। अब बेटा इस फॉर्मूले के अंदर बेटा हम क्या कर सकते हैं, कुछ वैल्यू को पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक बस n स्क्वायर को छोड़ दो, n स्क्वायर को छोड़कर बेटा सारी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, यस और नो? सुनील, सारी वैल्यू बेटा पुट कर सकते हैं, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, m की वैल्यू पुट कर देंगे, e की वैल्यू पुट कर देंगे और h भी पुट कर देंगे। तो हमारा बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला विल बिकम En इज इक्वल टू, देखो क्या होगा ये फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, -21.6 सॉरी 8 है, 21.8, ठीक है, इनटू 10 की पावर -19 और बेटा नीचे रहेगा n स्क्वायर। ये एनर्जी आएगी आपकी किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बेटा n शेल के लिए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल। किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी बेटा, -21.8 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है चिरायु? आ गया सबको समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा, इसमें बस आपको n की वैल्यू पुट करनी है। जैसे आपको k शेल के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है बेटा, k शेल के लिए अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है तो आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर, तो डायरेक्टली कितनी आ जाएगी, -21.8 इंटू 10 की पावर -19 जूल पर एटम। तो बेटा ये एनर्जी जो है, अक्षय किस यूनिट में है, अक्षय किस यूनिट में है बेटा ये एनर्जी? जूल के अंदर दिख रही है आपको, है ना। लेकिन हमारे पास कई फॉर्मूले हैं दीप्ति, कई फॉर्मूले हैं बेटा, नोट्स के अंदर मैंने आपको लिखाए हुए, आप देख सकते हो। एक बेटा सभी बच्चे अपने नोट्स को सामने रखा करो, जिन्होंने कंप्लीट कर रखे हैं
वो सामने नोट्स को रखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, इधर भी देखते रहो, नोट्स में भी देख सकते हो कि क्या चीज लिखवाई है सर ने। तो बेटा यहाँ पर एनर्जी को जूल पर एटम की जगह अगर मैं बाकी यूनिट्स में कन्वर्ट करना चाहूं तो कौन कौन सी यूनिट थी दीपक? 2 यूनिट और थी बेटा जिनमें हम निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेरी गुड। एक तो बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं और दूसरा एक और यूनिट है, वो है हमारी हाँ केजी पर मोल। ठीक है, केजी पर मोल। तो बेटा उनमें कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो आप, वो भी बताता हूं आपको। उसके लिए बेटा आपको जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर बेटा देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब मैंने बताया एक एनर्जी की यूनिट है। ठीक है दीप्ति, तो जैसे एनर्जी के बेटा जूल भी एक यूनिट है, आपने सुना होगा कैलोरी भी एक यूनिट होती है, पता है सबको? आयुष, कैलोरी भी एक यूनिट होती है। जो हम खाना खाते हैं क्या बोलते हैं? कैलोरीज में मेजर करते हैं उसको। दीपक है ना? यस सर। इतनी कैलोरी ज्यादा हो गई, सब जानते हो, इतनी अवेयरनेस है सबको आजकल। तो बेटा बहुत सारी यूनिट्स होती है एनर्जी की, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट जो है, जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। ठीक है दीप्ति? लेकिन यूनिट बेटा हम बेसिकली क्यों यूज करते हैं? कैलकुलेशन हमारी कन्वीनियंट हो जाए, आसानी से कैलकुलेशन कर पाए। अब आप सोचो एक इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा होता है, इसमें चार्ज भी बहुत छोटा होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बेटा मेरे को निकालना है तो मैं एक और छोटी यूनिट का यूज कर सकता हूं, है ना दीपक? इसके लिए बेटा इसी एनर्जी को की यूनिट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा किसके बराबर होता है? ये आप ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बेटा कितनी होती है चिरायु? जितना बेटा उसके ऊपर चार्ज होता है, जितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? अभी लिखा हुआ है यहाँ पर -1.6 है ना, इंटू 10⁻⁻19। इसमें माइनस हटा दो क्योंकि माइनस तो बस साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कितनी एनर्जी होगी बेटा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। देख लो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर बेटा इतनी एनर्जी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, अब ये एनर्जी जो बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, अगर मैं ये चाहता हूं ये सेल की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालूं तो दीपक क्या करना पड़ेगा? अगर मैं चाहता हूं जूल पर एटम से मैं इसको कन्वर्ट कर दूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो बेटा कितनी वैल्यू बन जाएगी मेरी? देखो इसमें बेटा मैं क्या करूंगा, आपको जूल पर एटम कितने जूल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होते हैं, तो इससे डिवाइड कर दो इसको। अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो आपको क्या मिलेगा? ये फॉर्मूला बेटा बन जाएगा En इक्वल टू -13.6 n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आएगी बेटा। देख रहे सभी बच्चे, बस मैंने कुछ नहीं किया, यहां पर जूल को बेटा किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया एनर्जी में, तो ये वैल्यू आ जाएगी -13.6 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये एनर्जी हो गई। तो वहां पर जूल में एनर्जी थी, अब मैंने किस में कन्वर्ट कर दी बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है अक्षय, न्यूमेरिकल में बेटा आपको जूल में भी पूछ सकता है। अगर जूल में पूछेगा तो ये 21.8 है हमारे पास इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अगर बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा तो इस यूनिट का यूज करेंगे। सभी बच्चों को आ रही मेरी बात समझ में? बोलो ठीक है। एक हाँ गौरव आगे बेटा समझ में, बोलो पूछना है कुछ? ठीक है यस सर। चलो, तो इतना बेटा समझ में आया। इसके बाद एक चीज और देखें, एक यूनिट और होती है आयुष। एक तो ये यूनिट हो गई हमारे पास, ठीक है, जूल में, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक और बेटा इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं एक और यूनिट में। ये इसलिए बेटा बार बार इस पे ध्यान दे रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं दीप्ति, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर बेटा अपने को इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए आता है, बस वैल्यू पुट करनी होती है। जैसे आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है इस शेल के अंदर है, के शेल के अंदर पूछेगा, एल के अंदर, एम के अंदर, किसी भी शेल के अंदर पूछेगा, तो आपको बस यहाँ पर इस फॉर्मूले को पता होना चाहिए और उसमें वैल्यू पुट करनी है, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर बेटा यहाँ पर इस एनर्जी को, एक और यूनिट है हमारे पास किलो जूल पर मोल। क्या यूनिट का नाम है बेटा? किलो जूल पर मोल। अब इस नाम को अगर ध्यान से देखें, इस नाम को मतलब ध्यान से सुन रहे हो आप, समझ रहे हो,
इसका मतलब बेटा, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या कह रहा हूं मैं कि एनर्जी को किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे और पर मोल निकालेंगे, है कि नहीं? यानी एक मोल के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन्स के कितने मोल, एक मोल के अंदर कितनी एनर्जी होती है, सीधे सीधे बोल सकते हैं हम। तो इसके लिए आप याद करो, एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते थे बेटा? अगर हम किसी सब्सटेंस के 1 मोल की बात करें तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते थे? बताओ जरा, कितने होते थे? अरे मोल कंसेप्ट पढ़ा था ना, भूल गए? अक्षय कितने पार्टिकल्स हैं बेटा? भूल गए। कितने हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं, है ना बेटा? एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.022 10 की पावर 23 इतने एटम्स होते हैं बेटा। तो इसी तरीके से अगर मैं मान लो ये एनर्जी मेरी है जूल के अंदर, इसको बेटा अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ किलो जूल पर मोल में, तो क्या करूंगा? एक तो जूल को बेटा किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना दीदी? अगर इस जूल की एनर्जी को, अब मैं रब कर देता हूं एक बार, इस जूल को बेटा किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करूंगा, देखो कैसे, पूरा ही रब कर। तो देखो En बेटा क्या बन जाएगा आपका? अगर मैं यहां पर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करूंगा तो बेटा मेरे को क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जूल को आप किलो जूल में कन्वर्ट कर रहे हो, है ना? तो एक तो बेटा हो जाएगा -21.8 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन, यहां पर बेटा क्या कर दूंगा? 1000 से डिवाइड करूंगा। एक तो ये काम करना है, दूसरा बेटा क्या करना है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि ये एनर्जी एक एटम के लिए है ना चिरायु, लिखा है जूल पर एटम, इसकी यूनिट पर ध्यान दे, एक एटम के लिए बेटा ये एनर्जी लिखी है और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। तो अगर मैं इसको कहूं मोल में चेंज करना है तो बेटा एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उतने से क्या करना पड़ेगा मुझे? एवोगैड्रो नंबर से बेटा इसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस और नो? क्योंकि एक एटम के लिए ये एनर्जी है ना, एक एटम के लिए पर एटम है, तो एवोगैड्रो नंबर से इसको क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू बेटा जो आएगी हमारे पास फाइनली 6.022 10 की पावर, ठीक है, 23। तो इसको बेटा जब आप सॉल्व करोगे सारा कैलकुलेशन करके तो इसकी वैल्यू आएगी -312 अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। देखो बेटा ये यूनिट आएगी, देख रहे हो? तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बेटा, En की वैल्यू कितनी आ रही है? -312 अपॉन n स्क्वायर, दिख रहा है सबको? ये एनर्जी बेटा जो आई है ये आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है किसी शेल के अंदर इन जूल पर किलो जूल पर मोल, ठीक है बेटा? ये आपकी किलो जूल पर मोल में आएगी। अब इस तरीके से हम हर शेल की एनर्जी निकाल सकते हैं अक्षय? यस सर। एनर्जी निकालते हैं, कैसे निकालें? फर्स्ट शेल की एनर्जी बेटा क्या हो जाएगी? सिंपल दिख रहा है आपको, n की वैल्यू 1 पुट करोगे, k शेल की एनर्जी कितनी होगी? फॉर n is equal to 1 दैट इज k शेल, कितनी होगी बेटा एनर्जी? E1 is equal to -312 किलो जूल पर मोल, है कि नहीं? बोलो, बस आपने n की वैल्यू वर्क कर दी। विकी आ रहा है बेटा समझ में? सिंपल है ना? फॉर्मूले में बेटा आपने बस क्या किया, n की वैल्यू को पुट कर दिया। ये समझ में आ गया ये कैसे आया? दिखा रखा मैंने बोर्ड पर, 21.8 को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया और n इस 1000 से नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है? चलो, तो बेटा फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी आ रही है? देखो सभी बच्चे, सुनील, 1312 -312 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी आ रही है बेटा। ध्यान देना सभी बच्चे, यहां पर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव है एनर्जी, ठीक है? अब इसका मतलब भी आगे बताऊंगा आपको। इसी तरीके से बेटा अगर n की वैल्यू 2 पुट करूंगा, अगर n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो बेटा दूसरे शेल की एनर्जी आ जाएगी, बोलो, L शेल की एनर्जी आएगी, जानवी कितनी हो जाएगी? E2 is equal to -312
अपॉन बेटा 2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर नीचे, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे इसको बेटा, तो लगभग इसका वैल्यू आएगी -328 किलो जूल पर मोल। समझ गए ना सभी? इसी तरीके से बेटा हम और एनर्जी भी निकाल सकते हैं, n=3 भी निकालते हैं, n=4 भी निकालते हैं। ठीक है, तो n=3 निकालेंगे तो अपना आ जाएगा फॉर m शेल की बेटा एनर्जी आ जाएगी -312 अपॉन 3 का स्क्वायर, E4 आ जाएगा -312 अपॉन 4 का स्क्वायर, तो बेटा इनकी वैल्यू आ जाएगी आपकी -145.8। E3 तो आएगा 145.8 किलो जूल पर मोल। देखो, और बेटा इससे नीचे वाली वैल्यू कितनी आ रही है? अगला है -82 आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा -82 किलो जूल पर मोल। अब सभी बच्चे बेटा ध्यान देना, ये जो एनर्जी आपकी आ रही है इसमें आप क्या देख रहे हो दीपक? जैसे जैसे शेल बढ़ रहा है, सभी बच्चे देखें माइनस की वैल्यू बेटा कम होती चली जा रही है, तो वैल्यू एक्चुअल में क्या हो रही है? एनर्जी बढ़ रही है कि डिक्रीज कर रही है? बस ये बताओ मुझे। बढ़ रही के है। शेल से लेकर और यहाँ एन शेल तक एनर्जी बेटा क्या हो रही है एक्चुअल में? इंक्रीज। इंक्रीज कि डिक्रीज? किसी को लग रहा है डिक्रीज हो रही है? अरे साइन भी देखो ध्यान से। सुनील, नेगेटिव साइन है बेटा। नेगेटिव साइन से मतलब समझे आप? इसका मतलब बेटा ये है कि इलेक्ट्रॉन में एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। दिशा तो एनर्जी बेटा क्या हो रही है? इस तरीके से इंक्रीज कर रही है। तो आप बेटा एक चीज समझो कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से बाहर की तरफ आ रहे हैं बेटा, जैसे जैसे दीपक इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, मतलब जो बाहर की शेल में इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ज्यादा है, यही निष्कर्ष निकल रहा है। कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जैसे जैसे शेल बड़ा हो रहा है, यानी हम आउटर मोस्ट शेल पर आ रहे हैं, बाहर के शेल पर, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही है। सबको आगे मेरी बात समझ में? अब इससे आप समझना क्या कहना चाहता हूं मैं। किसी एटम के अंदर बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिएक्टिव कहां पर होता है? आपने हमेशा बेटा पढ़ा है 11th 10th क्लास में, 9th क्लास में कि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, याद करो, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करता है। दीपक, सोडियम के केस में, पोटेशियम के केस में क्या पढ़ा है आपने? द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, है ना, वही पार्टिसिपेट करता है बेटा रिएक्शन के अंदर। समझे मेरी बात? यस सर। वो क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि बेटा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। और साइंस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस एटम की एनर्जी या बेटा जिस भी सब्सटेंस की एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है चिरायु। ठीक है, यानी एटम में इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी बेटा, अगर आप कहोगे कि एटम की एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है, तो मैं क्या कहूंगा कि वो अनस्टेबल है, मतलब उसके अंदर स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, इसीलिए बेटा आप देख रहे हो जो न्यूक्लियस के पास है ना, ऐसे भी समझ सकते हो, जो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही स्टेबल तरीके से बैठा हुआ है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता। कभी भी अंदर के इलेक्ट्रॉन कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं। तो ऐसे समझ लो, आपके पास एनर्जी को आप पैसे से समझ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास पैसा ज्यादा होगा तो क्या होगा? कुछ ना कुछ करोगे, कुछ ना कुछ करोगे, वेस्ट करोगे पैसे को, करोगे नहीं करोगे दीपक? जो बेटा जिसके पास एनर्जी नहीं है या एनर्जी बहुत कम है, इस शेल के अंदर अगर देखोगे कि इस शेल के अंदर एनर्जी नेगेटिव में है, अभी किसी के ऊपर कर्जा हो रखा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसको क्या करना है? ठीक है, बहुत ही ज्यादा गरीब है, तो अक्षय उसको कोई टेंशन है? अभी आप लोग मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनोगे, कुछ लाइफ में इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो इसीलिए सब चीजें हैं क्योंकि आप करना चाहते हो, कुछ ना कुछ एनर्जी आपको जो है आपके अंदर है, इसीलिए उसको कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती है बेटा, स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। ठीक है, एक सिंपल सा नियम है, अगर आपके पास एनर्जी आ जाए, आपके पास एनर्जी होगी दीपक, तभी तो आप काम करते हो। फिर जब आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है दीप्ति, तो बैठ जाते हैं, थक जाते हैं क्लास लेके पूरे दिन, तो क्या करते हैं? फिर आराम से रेस्ट करते हैं, है कि नहीं? तो स्टेबल हो गए ना, स्टेबल हो गए। अभी कभी माइक ऑन करो, सर कह रहे हैं कभी बेटा वीडियो ऑन करो, कभी नोट्स देखो, अभी ये बताओ, कभी वो बताओ, थक जाते हैं बहुत, है ना? तो सब क्लास लेने के बाद बेटा क्या हो जाते हैं? बाद में स्टेबल हो जाते हैं दीप्ति। तो लाइफ में क्या होना है आप लोगों को?
स्टेबल होना है। अभी कामयाब होगे, पढ़ोगे लिखोगे, अभी तो बहुत मेहनत कर। स्टेबल का मतलब क्या है? अब एक अच्छी सी जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब, और आराम से बैठेंगे, है ना, रिटायरमेंट करके, तो वो स्टेबिलिटी है। ठीक है दीपक? तो अभी बहुत टाइम है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का मतलब समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी कब कब ज्यादा आ रही है बेटा? जब वो न्यूक्लियस के पास में है। ठीक है, तो एनर्जी कम है उसकी। तो आज की क्लास में बेटा इतना काफी है, इतना कराया मैंने आपको। आज आप लोग बेटा इसको पढ़ना सारा, बोर्स एटॉमिक मॉडल पीछे तक, और मैं इमेज बेटा शेयर करता हूं आपको। ठीक है, तो आप लोग जरूर मैसेज में जरूर देखना, स्पेक्ट्रम को समझने की कोशिश करना, फिर कल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे करना है। ठीक है बेटा, ओके बाय, टेक केयर, ओके।